नमस्कार। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा का छठा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा और विनय अच्छे मित्र होते हैं। दोनों हिंदू हितैषी सभा के लिए काम करते हैं। गोरा जहां अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल अड़ा रहने वाला इंसान है, वहीं विनय थोड़ा मिला जुला कर चलने वाला। विनय के पड़ोस में परेश बाबू अपने परिवार के साथ रहने आते हैं। उनकी बेटी सुचारिता, उनके छोटे भाई सतीश और उनके परिवार से विनय की अच्छी जान पहचान हो जाती है। गोरा को समाज के कुछ गुटों से परहेज है। यह परिवार उन्हीं गुटों में आता है। विनय की उस परिवार से मित्रता गोरा को बहुत खलती है। इस बात को लेकर दोनों में कई बार बहस भी हो चुकी होती है। गोरा की माँ आनंदमयी उन दोनों के बीच हो रहे अलगाव को सुलझाने की कोशिश करती रहती हैं। उनके लिए दोनों ही उनके लड़कों के बराबर हैं। गोरा का एक बड़ा सौतेला भाई भी है, महिम, जिससे गोरा ज़्यादा बातचीत नहीं करता। उसकी ज़्यादा बातचीत विनय के साथ ही होती है। गोरा के पिता कृष्णदयाल यह चाहते हैं कि गोरा का कहीं विवाह हो जाए। इसके लिए वह गोरा से कहते हैं कि उनके मित्र परेश बाबू कलकत्ता से आए हुए हैं, वह जाकर उनसे मिल ले। गोरा को परेश बाबू के यहाँ भिजवाने का मुख्य ध्येय यह होता है कि परेश बाबू के यहाँ कई लड़कियां हैं और गोरा अपने पिता की बात कभी टाल नहीं सकता। इधर विनय को परेश बाबू के घर से निमंत्रण पर निमंत्रण आ रहे थे, परंतु गोरा के भय से वह उनके घर जाने का साहस न जुटा पाता था। कदम कदम पर विनय ने गुट के भारतवर्ष के बहुत से नियम माने हैं, पर आज उसके मन में एक विद्रोह जाग उठा। वह गोरा के घर जा पहुंचा, पर गोरा घर पर नहीं था। आनंदमयी माँ के साथ विनय ने अपना दिल खोलकर रख दिया। मन पर से एक बोझ सा उतर गया। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। रास्ते में परेश बाबू मिल जाते हैं और विनय को अपने घर ले जाते हैं। सुचारिता बहुत ही सहज तरीके से विनय से मिलती है, जबकि विनय संकोच से भरा। वहाँ पर वह परेश बाबू के पूरे परिवार से मिलता है। परिवार में 3 लड़कियाँ और एक युवक भी है, जो उनके दूर का रिश्तेदार है। परेश बाबू की स्त्री का नाम वरदा सुंदरी है और वह बड़े आधुनिक ख्यालों वाली महिला है। बड़ी लड़की का नाम लावण्य, जिसे लोगों से मिलना जुलना और गप्पे लड़ाना पसंद है। मंझली ललिता, यह लावण्य से ठीक उल्टी। उसे अधिक बातचीत करना पसंद नहीं, वो अपने ढंग से रहती है। छोटी लीला, करीब 10 बरस की, दौड़ धूप और दंगा करने में तेज। वरदा सुंदरी अपनी तीनों लड़कियों के अंदर मौजूद गुणों को दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। विनय के आगे भी वह वही करती रहती हैं। इन सब के बीच उसी समय गोरा अपने पिता के कहने पर वहां परेश बाबू के घर उनसे मिलने आ जाता है। विनय का दिल धक सा हो जाता है। विनय को वहां देख गोरा में विरोध का भाव विशेष रूप से धधक उठा। गोरा ने वहां विनय को देखकर भी अनदेखा कर दिया। निसंकोच भाव से कुर्सी खींचकर तेजी से उस पर बैठ गया। वहां स्त्रियां भी हैं, इसे लक्ष्य करना उसने मानो अशिष्टता समझा। परेश बाबू ने गोरा का परिचय अपने परिवार से करवाया, लेकिन बातचीत की रुखाई और अपने नियमों और सिद्धांतों के प्रति उसकी दृढ़ता ने उस परिवार पर अच्छी छाप नहीं छोड़ी, विशेषकर सुचारिता पर। वो उससे खिंच सी गई। वहाँ पर एक और सज्जन आते हैं, जिनका असली नाम तो हरान चंद्र नाग है, परंतु लोग उन्हें पान बाबू कहकर बुलाते हैं। सबों का यही अनुमान है कि पान बाबू का ब्याह सुचारिता के साथ ही होगा। पान बाबू और गोरा में भी बहस हो जाती है और पान बाबू तर्कों से परास्त हो जाते हैं। सुचारिता इस बात से बहुत लज्जित महसूस करती है। धार्मिक विश्वास और सामाजिक सिद्धांतों में सुचारिता की सोच गोरा से नहीं मिलती थी, परंतु अपने देश के प्रति ममता और जाति के प्रति पीड़ा ने उसके दिल को बहुत प्रभावित किया। सुचारिता के मन में यह पीड़ा कहीं गहरे में कसकती रह गई, जिसे वह चाहकर भी दूर नहीं कर पा रही थी। साथ ही गोरा के द्वारा की गई उसकी उपेक्षा भी उसे चुभ रही थी। मन ही मन उसे गोरा को नीचा दिखाने की इच्छा होने लगी थी। अब जानते हैं आगे की कहानी। परेश बाबू के घर से निकलकर विनय और गोरा सड़क पर आए तो विनय ने कहा, गोरा जरा धीरे धीरे चलो भाई, तुम्हारी टांगे बहुत लंबी हैं। इन पर कुछ अंकुश नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ चलने में मेरा दम फूल जाएगा। गोरा ने कहा, मैं अकेला ही चलना चाहता हूँ, मुझे आज बहुत कुछ सोचना है। यह कहता हुआ वह अपनी स्वाभाविक तेज चाल से आगे बढ़ गया। विनय के मन को चोट लगी। उसने आज गोरा के विरुद्ध विद्रोह करके उसका आदेश भंग किया है।
इसे लेकर अगर गोरा उसे डांट देता तो उसे खुशी होती। उसकी पुरानी दोस्ती के आकाश पर जो घटा घिर आई है, एक बौछार हो जाने से उसकी उमस मिट जाती और फिर वही चैन की सांस ले सकता था। इसके सिवा एक और बात से उसे तकलीफ हो रही थी। गोरा ने परेश बाबू के घर सहसा आज पहले पहल आकर विनय को वहाँ पुराने परिचित की तरह बैठा देखकर ज़रूर यह समझा होगा कि विनय यहाँ बराबर आता जाता रहता है। यह बात नहीं है कि आने जाने में कोई बुराई है। गोरा चाहे जो कहे, परेश बाबू के सुशिक्षित परिवार के साथ अंतरंग परिचय होने के सुयोग को विनय एक विशेष लाभ ही समझता है। इनसे मिलने जुलने में गोरा को कोई बुराई दिखे तो वह उसकी निरी पोंगापंथी है। लेकिन पहले की बातचीत से तो गोरा यही समझता रहा होगा कि परेश बाबू के घर विनय आता जाता नहीं है। हो सकता है कि आज अचानक उसके मन में यह बात आई हो कि वह जो समझा था झूठ था। वरदा सुंदरी उसे खास तौर से कमरे में बुलाकर ले गई और उनकी लड़कियों से वहाँ उसकी बातचीत होती रही। गोरा की तीखी दृष्टि से यह बात ओझल न रही होगी। लड़कियों से ऐसे मिल बैठकर और वरदा सुंदरी की आत्मीयता से विनय ने मन ही मन एक गौरव और आनंद का अनुभव किया था। किंतु इसके साथ ही गोरा के और उसके साथ इस परिवार के वर्ताव का भेदभाव भीतर ही भीतर उसे अखर भी रहा था। आज तक इन दोनों सहपाठियों के बंधुत्व में कोई बात अड़चन बनकर नहीं आई थी। सिर्फ एक बार गोरा के ब्रह्म समाज के उत्साह को लेकर दोनों की दोस्ती पर कुछ दिनों के लिए एक धुंधली सी छाया पड़ गई थी। किंतु जैसा कि वह पहले ही कहा जा चुका है, विनय के निकट मत नाम की चीज़ बहुत महत्व नहीं रखती थी। मत को लेकर वह चाहे जितना लड़ता झगड़ता रहे, अंततः उसके लिए मनुष्य ही सबसे बड़ा सत्य था। उन दोनों की दोस्ती में इस बार मनुष्य ही आड़े आते दिख रहे हैं। इससे वह डर गया। परेश बाबू के परिवार के साथ संबंध जोड़ने को विनय मूल्यवान समझता है, क्योंकि अपने जीवन में ऐसे आनंद का अवसर उसे और कभी नहीं मिला। किंतु गोरा का बंधुत्व भी विनय के जीवन का अभिन्न अंग है। उसके बिना जीवन की वह कल्पना ही नहीं कर सकता। विनय ने अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति को अपने हृदय के उतना निकट नहीं आने दिया था जितना गोरा को। आज तक वह किताबें पढ़ता रहा है और गोरा के साथ बहसबाजी करता रहा है, झगड़ता भी रहा है, गोरा को प्यार भी करता रहा है। दुनिया में और किसी चीज़ की तरफ ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं मिला। गोरा को भी भक्त संप्रदाय की कमी नहीं थी, किंतु बंधु विनय को छोड़कर दूसरा और कोई नहीं था। गोरा की प्रकृति में एक निसंगता का भाव है। इधर वह जन साधारण से मिलने से नहीं हिचकता, उधर तरह तरह के लोगों से घनिष्ठता करना भी उसके लिए सर्वथा असंभव है। अधिकतर लोग उसके साथ एक दूरी का अनुभव किए बिना नहीं रह सकते। आज विनय की समझ में यह आ गया कि परेश बाबू के परिवार की उसके ओर हृदय में एक गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया है। हालांकि परिचय अधिक दिनों का नहीं है। इससे गोरा के प्रति मानो कोई अपराध हो गया है, यह सोचकर वह लज्जित हो गया। आज वरदा सुंदरी ने विनय को अपनी लड़कियों की अंग्रेजी कविता और शिल्प का काम दिखाकर और कविता सुनवाकर मातृत्व का जो प्रदर्शन किया है, वह गोरा के निकट कितना अवहेलना योग्य है, इसकी मन ही मन विनय स्पष्ट कल्पना कर सकता था। इसमें सचमुच हंसी की बात भी कम नहीं है। और जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी वरदा सुंदरी की लड़कियों ने सीख ली है, अंग्रेजी मेमो से प्रशंसा पाई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पत्नी का क्षणिक साथ पाया है, इस सबके गुरूर की ओट में एक तरह की दीनता भी छिपी थी। किंतु यह सब समझ बूझकर भी विनय गोरा के आदर्श के अनुसार इन सब बातों से घृणा नहीं कर सका। यह सब उसे अच्छा ही लगा। लावण्य जैसी लड़की देखने में बड़ी सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने हाथ की लिखी मूर की कविता विनय को दिखाकर बड़ा अभिमान कर रही थी। इससे विनय के अहंकार की भी तृप्ति हुई। स्वयं वरदा सुंदरी आधुनिकता के रंग में पूरी तरह रंग नहीं गई हैं, फिर भी अतिरिक्त उत्साह से आधुनिकता दिखाने में व्यस्त हैं। इस असंगति की ओर विनय का ध्यान नहीं गया हो सो बात नहीं, फिर भी वरदा सुंदरी उसे बहुत भली लगी थी। उनके अहंकार और असहिष्णुता का भोलापन ही विनय को प्रीतिकर जान पड़ा। लड़कियां अपने हंसी के कमरे का वातावरण मधुर किए रहती हैं, चाय बनाकर स्वागत करती हैं, अपने हाथ की कारीगरी से कमरे की दीवारें सजाती है और इसके साथ ही अंग्रेजी कविता पढ़कर उसमें रस लेती है। यह कितनी भी साधारण बात क्यों न हो, विनय इसी पर मुग्ध है। अपने बहुत कम लोगों से मिलने जुलने वाले जीवन में ऐसा रस उसे पहले कभी नहीं मिला था।
इन लड़कियों की हंसी मजाक, वेशभूषा, काम काज के कितने मधुर चित्र मन ही मन वह आंकने लगा। इसकी सीमा नहीं थी। केवल किताबें पढ़ने और सिद्धांतों को लेकर बहस करने की सिवाय जिसने यह भी नहीं जाना कि उसने कब यौवन में पदार्पण किया, उसके लिए परेश बाबू के इस साधारण परिवार के भीतर भी मानो एक नया और अचरज भरा जगत प्रकाशित हो उठा। गोरा जो विनय का साथ छोड़कर नाराज होकर आगे चला गया था, उस नाराजगी को विनय अन्याय नहीं मान सका। दोनों दोस्तों की बहुत दिनों की पुरानी दोस्ती में इतने अरसे के बाद आज सचमुच वह व्याघात उपस्थित हुआ है। बरसात की रात के स्तब्ध अंधकार को भंग करते हुए बादल बीच बीच में गरज उठते थे। विनय अपने मन पर एक बहुत भारी बोझ का अनुभव कर रहा था। उसे लग रहा था उसका जीवन चिरकाल से जिस राह पर बढ़ता जा रहा है, आज उसे दौड़कर उसने दूसरी राह पकड़ ली है। इस अंधकार में गोरा न जाने किधर चला गया और वह न जाने किधर जा रहा है। बिछोड़ने के समय प्रेम और भी सबल हो उठता है। गोरा के प्रति विनय का प्रेम कितना बड़ा और कितना प्रबल है, आज उस प्रेम पर आघात लगने से ही विनय इसका अनुभव कर सका। घर पहुंचकर रात के अंधकार में कमरे के सूनेपन के कारण विनय को बहुत ही अटपटा लगने लगा। एक बार वह गोरा के घर जाने के लिए बाहर भी निकल आया, किंतु गोरा के साथ आज की रात उसका हार्दिक मिलन हो सकेगा ऐसी उम्मीद वह नहीं कर सका और फिर कमरे में लौटकर थका हुआ सा बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह उठने पर उसका मन कुछ हल्का था। रात को कल्पना में अपनी वेदना को उसने बहुत अनावश्यक तूल दे दिया था। अब उसे ऐसा नहीं जान पड़ा कि गोरा से दोस्ती और परेश बाबू के परिवार से मेलजुल में कहीं कोई एकांत विरोध है। ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, यह सोचकर विनय को कल रात की अपनी बेचैनी पर हंसी आने लगी। कंधे पर चादर डालकर लपकता हुआ विनय गोरा के घर जा पहुंचा। उस समय गोरा निचले कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अभी विनय सड़क पर ही था कि गोरा ने उसे देख लिया, लेकिन आज विनय के आने पर भी उसकी नज़र अखबार से नहीं हटी। विनय ने आते ही बिना कुछ कहे गोरा के हाथ से अखबार छीन लिया। गोरा ने कहा, मुझे लगता है आप गलती कर रहे हैं। मैं गौर मोहन हूँ, कुसंस्कार में आकंठ डूबा हुआ हिंदू। विनय बोला, भूल शायद तुम ही कर रहे हो। मैं हूँ श्रीयुत विनय, उन्हीं गौर मोहन जी का कुसंस्कारी बंधु। गोरा, किंतु गौर मोहन ऐसा बेशर्म है कि अपने कुसंस्कारों के लिए कभी किसी के आगे लज्जित नहीं होता। विनय भी ठीक वैसा ही है। इतना ही फर्क है कि वह अपने कुसंस्कारों के कारण चिढ़कर दूसरों पर आक्रमण करने नहीं जाता। देखते ही देखते दोनों दोस्तों में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। मोहल्ले भर के लोगों को पता लग गया कि विनय का गोरा से साक्षात हो गया है। गोरा ने पूछा, परेश बाबू के घर तुम आते जाते हो, यह बात उस दिन मुझसे छिपाने की क्या ज़रूरत थी? विनय, न कोई ज़रूरत थी, न मैंने छिपाई, न ही आता जाता था, इसलिए वैसा कहा। तब से कल पहली बार ही उनके घर गया था। गोरा, मुझे भय है कि तुम अभिमन्यु की तरह प्रवेश करने का रास्ता ही जानते हो, निकलने का रास्ता नहीं जानते। विनय, हो सकता है, शायद जन्म से ही मेरा स्वभाव है। जिन पर श्रद्धा करता हूँ या जिन्हें चाहता हूँ उनका त्याग नहीं कर सकता। मेरे इस स्वभाव का तुम्हें भी पता है। गोरा, तो फिर अब उनके यहाँ आना जाना जारी रहेगा? विनय, अकेले मेरा ही आना जाना जारी रहेगा ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे भी तो हाथ पैर हैं, तुम कोई अचल मूर्ति तो नहीं हो। गोरा, मैं तो जाता हूँ और लौट आता हूँ, किंतु तुम्हारे विचारों से तो यही जान पड़ता है कि यदि तुम गए तो समझो चले ही जाओगे। गरम चाय कैसी लगी? विनय, कुछ कड़वी तो लगी थी। गोरा, तो फिर? विनय, न पीता तो और भी कड़वा लगता। गोरा, यानी समाज को मानना केवल शिष्टाचार को मानना है। विनय, हमेशा नहीं, लेकिन देखो गोरा, समाज के साथ जब हृदय की ठन जाए तब मेरे लिए। अधीर होकर गोरा उठ खड़ा हुआ। विनय को अपनी बात उसने पूरी नहीं करने दी, गरज कर बोला, हृदय? समाज को तुम इतना छोटा, इतना तुच्छ मानते हो, तभी बात बात में तुम्हारे हृदय से उसका टकराव है। किंतु समाज पर आघात करने से उसकी चोट कितनी दूर तक पहुंचती है, अगर तुम यह समझ सकते तो अपने इस हृदय की चर्चा करते तुम्हें लज्जा आती।
परेश बाबू की लड़कियों के मन को थोड़ी सी ठेस पहुंचाते भी तुम्हें तकलीफ होती है, परंतु इस जरा सी बात को लेकर क्या तुम सारे देश को पीड़ा पहुंचाने को तैयार हो? विनय बोला, तो फिर सच्ची बात कहूँ भाई, अगर कहीं एक प्याला चाय पीने से देश को पीड़ा पहुंचती है तो उस पीड़ा से देश का भला ही होगा। उसे बचाने की कोशिश करना देश को अत्यंत दुर्बल बना देना होगा। गोरा, महाशय जी, यह सब दलीलें रहने दो। यह समझिए कि मैं एकदम भोला हूँ, लेकिन ये सब अभी की बातें नहीं है। बीमार बच्चा जब दवा नहीं खाना चाहता, तब माँ बीमार न होने पर भी स्वयं दवा खाकर उसे यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी और मेरी हालत एक जैसी है। यह दलील की बात नहीं है, प्यार की बात है। यह प्यार न हो तो दलीलें चाहे जितनी भी हों, बेटे से माँ का संबंध नहीं रहता, और उस स्थिति में सब काम बिगड़ जाता है। मैं भी उस एक प्याला चाय को लेकर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश से कट जाना मैं सह नहीं सकता। चाय न पीना उससे कहीं कम कठिन है, और परेश बाबू की लड़कियों के मन को ठेस पहुँचाने की बात तो उससे भी छोटी है। सारे देश के साथ एकात्मक भाव से मिल जाना ही आज की अवस्था में सबसे बड़ा और मुख्य काम है। जब वह मिलन हो जाएगा, तब चाय पीने या न पीने की दलीलों का निवारण तो बात ही बात में हो जाएगा। विनय, तब तो मालूम पड़ता है कि मुझे चाय का दूसरा प्याला मिलने में अभी बहुत देर है। गोरा, नहीं, अधिक देर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन विनय, मेरे ही साथ क्यों? हिंदू समाज की और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मुझे भी छोड़ देने का समय आ गया है, नहीं तो परेश बाबू की लड़कियों के मन को ठेस लगेगी। इसी समय अविनाश आ पहुंचा। अविनाश गोरा का शिष्य है। गोरा के मुंह से वह जो कुछ सुनता है उसे अपनी बुद्धि के कारण छोटा और अपनी भाषा के द्वारा विकृत करके चारों ओर दोहराता फिरता है। गोरा की बात जिन लोगों को समझ में नहीं आती, अविनाश की बात वे बड़े आसानी से समझ लेते हैं और उसकी तारीफें भी करते हैं। अविनाश को विनय के प्रति बड़ी ईर्ष्या है, इसीलिए मौका मिलते ही वह विनय के साथ बच्चों की तरह बहस करने लग जाता है। विनय उसकी मूर्खता पर बहुत अधीर हो उठता है। तब गोरा अविनाश का पक्ष लेकर स्वयं विनय से उलझ पड़ता है। विनय समझता है कि उसकी ही दलीलें गोरा के मुंह से निकल रही है। अविनाश के आ जाने से गोरा से मेल करने की विनय की कोशिशों में रुकावट पड़ गई। वह उठकर ऊपर चला गया। आनंदमयी भंडारे के सामने बरामदे में बैठी तरकारी काट रही थी। आनंदमयी ने कहा, बड़ी देर से तुम लोगों की आवाज़ें सुन रही थी, बड़े सवेरे निकल पड़े, नाश्ता तो कर लिया था। और कोई दिन होता तो विनय कह देता, नहीं, अभी नहीं किया है, और आनंदमयी के सामने जा बैठने से उसके नाश्ते की व्यवस्था हो जाती। किंतु आज उसने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं खाऊंगा, खाकर ही निकला था। गोरा के सामने अपना अपराध बढ़ाने का उसका मन नहीं था। परेश बाबू के साथ उसके मेल जोल के लिए ही अभी तक गोरा ने उसे क्षमा नहीं किया है और उसे मानो कुछ दूर करके रखा है। यह अनुभव उसके मन को दुखी कर रहा था। जेब से चाकू निकालकर वह भी आलू छीलने लग गया। 15 मिनट बाद नीचे जाकर देखा, गोरा अविनाश को साथ में लेकर कहीं चला गया है। बहुत देर तक विनय चुपचाप गोरा के कमरे में बैठा रहा। फिर अखबार लेकर अनमना सा विज्ञापन देखता रहा। फिर एक लंबी सांस लेकर वह भी बाहर निकल गया। विनय का मन दोपहर को फिर गोरा से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। गोरा के सामने झुक जाने में कभी उसे संकोच नहीं हुआ, लेकिन अपना अभिमान न भी हो तो दोस्त का तो एक अभिमान होता है, उसे भुला देना आसान नहीं होता। परेश बाबू के यहाँ जाने से गोरा के प्रति इतने दिनों में ही उसकी निष्ठा में कुछ कमी हुई है, यह सोचकर वह स्वयं को अपराधी सा अनुभव कर रहा था। अवश्य, किंतु इसके लिए गोरा उसका मजाक कर देगा या डांट फटकार कर लेगा, यहीं तक उसने सोचा था। गोरा ऐसे उसे बिल्कुल दूर रखने का प्रयास करेगा, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। घर से थोड़ी दूर जाकर विनय फिर लौट आया। कहीं दोस्ती का फिर अपमान न हो, इस भय से वह गोरा के घर नहीं जा सका। दोपहर को भोजन करके गोरा को चिट्ठी लिखने के विचार से वह कागज कलम लेकर बैठा। बैठकर बिना कारण यह सोचा कि कलम भौंडी है और चाकू लेकर धीरे धीरे बड़े यत्न से उसे गढ़ने लगा। इसी समय नीचे से पुकार सुनाई दी, विनय। विनय कलम रखकर तेजी से नीचे दौड़ा हुआ आया। बोला, आइए महिम दादा, ऊपर आइए। ऊपर के कमरे में आकर महिम विनय की खाट पर बैठ गए और कमरे की सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह निरीक्षण करके बोले,
देखो विनय, मैं तुम्हारा घर जानता न हूँ सो बात नहीं है। बीच बीच में खबर लेता रहता हूँ और इधर ध्यान भी रहता है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोग आजकल के अच्छे लड़के हो। तुम्हारे यहाँ तम्बाकू मिलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए जब तक जरूरी न हो। हड़बड़ाकर विनय को उठते देख महिम ने कहा, तुम सोच रहे हो अभी बाजार से नया हुक्का खरीद कर मुझे तंबाकू पिलाओगे? ऐसी कोशिश न कर। तंबाकू न पिलाने को तो मैं क्षमा कर सकूंगा, लेकिन नए हुक्के पर अनाड़ी हाथ की तैयार की हुई चिलम बर्दाश्त न होगी। इतना कहकर महिम ने खाट पर से पंखा उठाकर अपनी हवा करना शुरू कर दिया और बोले, आज रविवार के दिन नींद मिट्टी करके तुम्हारे पास आया हूँ, उसका कारण है। तुम मुझ पर एक उपकार कर सकोगे? विनय ने पूछा। कैसा उपकार? महिम बोले, पहले वायदा करो तब बताऊंगा। विनय, मेरे वश की बात होगी तभी तो। महिम, केवल तुम्हारे वश की बात है और कुछ नहीं, तुम्हारे केवल हाँ कहने से ही हो जाएगा। विनय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो जानते हैं मैं घर का ही आदमी हूँ। कर सकने पर आपका काम नहीं करूँगा, यह कैसे हो सकता है? महिम ने जेब से एक दौना पान निकालकर 2 पान विनय की ओर बढ़ाए और बाकी अपने मुंह में रखकर चबाते चबाते बोले, अपनी शशि मुखी को तो तुम जानते ही हो। देखने सुनने में ऐसी बुरी भी नहीं है, यानी अपने बाप पर नहीं गई है। उम्र यही 10 के आसपास होगी। उसे अच्छे पात्र को सौंपने का समय हो गया है। किस अभागे के हाथ में पड़ेगी यह सोच सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। विनय बोला, घबराते क्यों हैं? अभी तो समय है। महिम, तुम्हारी अपनी कोई लड़की होती तो समझते कि क्यों घबराता हूँ। उम्र तो दिन बीतने से अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन पात्र तो अपने आप नहीं मिलता। इसलिए ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं मन उतना ही बेचैन होता जाता है। अब तुम कुछ आसरा दो। खैर, 2-4 दिन इंतज़ार भी किया जा सकता है। विनय, मेरी तो अधिक लोगों से जान पहचान है नहीं, बल्कि कहा जाए तो कलकत्ता में आप लोगों को छोड़कर और किसी को नहीं जानता। फिर भी खोज करके देखूंगा। महिम, शशिमुखी का स्वभाव तो जानते ही हो। विनय, जानता क्यों नहीं, जब वह छोटी थी तभी से देखता आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है। महिम, तब फिर ज़्यादा दूर खोजने की क्या ज़रूरत है भैया? लड़की को तुम्हारे ही हाथ सौंप दूंगा। घबराकर विनय ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? महिम, क्यों, बुरा क्या कह रहा हूँ? हम लोगों से तुम्हारा कुल ज़रूर कहीं ऊंचा है, लेकिन इतना पढ़ लिख कर भी तुम लोग अगर ये बातें मानोगे तो कैसे चलेगा? विनय, नहीं नहीं, कुल की बात नहीं है, लेकिन उम्र तो। महिम, क्या बात है, शशि की उम्र क्या कम है? हिंदू घर की लड़की तो मेम साहब नहीं होती। समाज को यूं उड़ा देने से तो काम नहीं चलेगा। महिम सहज ही छोड़ने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने विनय को मजबूर कर दिया। अंत में विनय ने कहा, मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। महिम, तो मैं कौन सा आज ही दिन पक्का किए दे रहा हूँ? विनय, फिर भी घर के लोगों से तो। महिम, हाँ सो तो है ही, उनकी राय लेनी ही होगी। तुम्हारे काका महाशय जब मौजूद हैं तो उनकी राय के बिना कैसे कुछ हो सकता है? कहते हुए जेब से उन्होंने पान का दूसरा दौना निकाला और सारे पान मुंह में रख लिए। फिर यह समझकर कि बातचीत पक्की हो गई है वह चले गए। आनंदमयी कुछ दिनों पहले ही एक बार शशिमुखी के साथ विनय के विवाह की चर्चा बातों ही बातों में उठाई थी, लेकिन विनय ने मानो कुछ सुना ही नहीं। आज भी उसे यह प्रस्ताव कुछ संगत लगा हो ऐसा नहीं था, लेकिन बात मानो उसके मन तक पहुंच गई। सहसा उसके मन में विचार उठा कि यह विवाह हो जाने से गोरा उसे आत्मीय के नाते कभी दूर नहीं रहेगा। विवाह को हृदय की वृत्तियों के साथ जोड़ने को वह अंग्रेजीपन कहकर इतने दिनों से उसका मजाक करता आया है। इसलिए शशिमुखी से विवाह करने की बात उसे असंभव नहीं जान पड़ी। महिम के इस प्रस्ताव को लेकर गोरा के साथ परामर्श करने का एक अवसर निकल आया। इससे भी विनय को खुशी हुई। विनय ने चाहा कि गोरा इस बात को लेकर थोड़ा उससे आग्रह करे। महिम के आगे साफ हामी न भर देने पर महिम जरूर ही गोरा से उस पर जोर डलवाएगा। इस बारे में विनय को जरा भी संदेह न था। ये सब बातें सोचकर विनय के मन का क्लेश दूर हो गया। वह उसी समय गोरा के घर जाने के लिए तैयार होकर कंधे पर चादर डालकर बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर ही पीछे से आवाज सुनी, विनय बाबू।
और जब मुड़ के देखा, सतीश उसे पुकार रहा है। सतीश के साथ विनय फिर घर लौट आया। सतीश ने जेब से रुमाल की एक पोटली निकालते हुए कहा, इसमें क्या है बताइए तो। जो जबान पर आया विनय ने कह दिया। अंत में उसके हार मानने पर सतीश ने बताया, रंगून में उसके एक मामा रहते हैं, उन्होंने वहाँ का यह फल उन्हें भेजा है। माँ ने उसी फल से 6-7 फल विनय बाबू को उपहार में भेजे हैं। बर्मा का यह मैंगोस्टीन फल उस समय कलकत्ता में सुलभ नहीं था। इसी से विनय ने फलों को हिला डुलाकर उलट पुलट कर पूछा, सतीश बाबू, यह फल खाया कैसे जाएगा? विनय की इस अज्ञानता पर हंसते हुए सतीश ने कहा, देखिए, दांत से न काटिएगा, छुरी से काटकर खाया जाता है। थोड़ी देर पहले ही सतीश स्वयं फल को दांतों से काटने की निष्फल चेष्टा करके घर के लोगों की हंसी का पात्र बन चुका था। इसलिए विनय के अज्ञानता से उसके मन की उदासी दूर हो गई। असमान उम्र के दोनों दोस्तों में थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर सतीश ने कहा, विनय बाबू, माँ ने कहा है आपको समय हो तो एक बार आज हम लोगों के घर आ जाएं। आज लीला का जन्मदिन है। विनय ने कहा, आज तो भाई नहीं हो सकेगा, आज मुझे एक और जगह जाना है। सतीश, कहाँ जाना है? विनय, अपने दोस्त के घर। आपके वही दोस्त? हाँ, दोस्त के घर जा सकते हैं पर हमारे घर नहीं जाएंगे। सतीश इसकी संगतता नहीं समझ सका, इसलिए और भी नहीं क्योंकि विनय के यह दोस्त सतीश को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। वह तो मानो स्कूल के हेडमास्टर से भी अधिक रूखे आदमी है। उन्हें ऑर्गन सुनाकर कोई तारीफ पा सकेगा ऐसे वह व्यक्ति नहीं है। ऐसे आदमी के पास जाने का भी कोई प्रयोजन विनय को हो सकता है, यह बात ही सतीश को नहीं जची। वह बोला, नहीं विनय बाबू, आप हमारे घर चलिए। बुलाने पर भी वह परेश बाबू के घर न जाकर गोरा के ही घर जाएगा। मन ही मन विनय ने यह पक्का निश्चय कर लिया था। आहत बंधुत्व के अभिमान की वह उपेक्षा नहीं करेगा। गोरा की दोस्ती की गौरव को वह सबसे ऊपर रखेगा। उसने यही स्थिर किया था। किंतु हार मानते उसे देर न लगी। दुविधा में पड़े पड़े मन ही मन आपत्ति करते करते भी अंततः वह सतीश का हाथ पकड़कर 78 नंबर वाले मकान की ओर चल पड़ा। किसी को बर्मा से आए हुए दुर्लभ फलों का हिस्सा भेजने का ध्यान रहे, इसमें जो अपनापन झलकता है, उसका मान न रखना विनय के लिए असंभव है। परेश बाबू के घर के पास आकर विनय ने देखा, पान बाबू और कुछ दूसरे अपरिचित लोग परेश बाबू के घर से बाहर आ रहे हैं। यह लीला के जन्मदिन पर दोपहर के भोजन पर निमंत्रित थे। पान बाबू ने विनय को मानो देखा ही न हो, ऐसे भाव से आगे बढ़ गए। घर में कदम रखते ही विनय ने खुली हंसी की ध्वनि और दौड़ भाग के शब्द सुने। सुधीर ने लावण्य की दराज की चाबी चुरा ली थी। इतना ही नहीं, वह उस सारे समाज में इस बात का भंडाफोड़ करने की भी धमकी दे रहा था कि लावण्य ने दराज में एक कॉपी छिपा रखी है, जिसमें उस कवियशः प्रार्थनी का उपहास करने की ढेरों सामग्री है। जिस समय विनय ने उस रंगभूमि में प्रवेश किया, उस समय इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही थी। उसे देखते ही लावण्य का गुट फौरन लोप हो गया। उनके हंसी मजाक में हिस्सा लेने के लिए सतीश भी उनके पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद सुचारिता ने कमरे में आकर कहा, माँ ने आपको ज़रा देर बैठने के लिए कहा है, वह अभी आ रही हैं। बाबा ज़रा अनाथ बाबू के घर तक गए हैं, उन्हें भी लौटने में देर नहीं होगी। सुचारिता ने विनय का संकोच दूर करने के लिए गोरा की बात उठाई। हंसकर बोली, जान पड़ता है आपके मित्र यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। विनय ने पूछा, क्यों? सुचारिता ने कहा, हम लोग पुरुषों के सामने आती हैं, बातें करती हैं, उन्हें यह देखकर ज़रूर अचंभा हुआ होगा। घर के कामकाज को छोड़कर और कहीं लड़कियों को देखना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर देने में विनय कठिनाई में पड़ गया। बात का प्रतिवाद कर सकता तो उसे खुशी होती, किंतु वह झूठ कैसे बोले। बोला, गोरा की राय में लड़कियां घर के कामकाज में पूरा मन न लगा पाएं तो उनके कर्तव्य की परिपाटी नष्ट होती है। सुचारिता ने कहा, तब तो स्त्री पुरुषों का घर और बाहर का पूरा बंटवारा कर लेना ही अच्छा होता है। पुरुषों का घर में घुसने देने से भी तो शायद उनका कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न नहीं होता। आपकी भी राय क्या अपने मित्र की राय जैसी है?
अभी तक तो नारी सिद्धांत के संदन में गोरा का मत ही विनय का मत भी रहा है। उसी को लेकर वह अखबारों में लिखता भी रहा है, किंतु इस समय यह बात उसके मुंह से न निकल सकी कि उसका मत भी वही है। उसने कहा, देखिए, इन सब मामलों में असल में हम सब आदतों के दास हैं। इसीलिए लड़कियों को बाहर आते देखकर मन में खटका सा होता है। उसके बुरा लगने का कारण यह है कि वह अन्याय है या अनुचित, यह तो हम जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं। असल बात संस्कारों की होती है, दलील तो केवल उपलक्ष्य भर होता है। सुचारिता ने कहा, जान पड़ता है आपके दोस्त के संस्कार बड़े दृढ़ हैं। विनय, बाहर से देखने पर ऐसा ही जान पड़ता है, किंतु एक बात आप याद रखिए, वह जो हमारे देश के संस्कारों से चिपटे रहते हैं, उसका कारण यह नहीं कि वह उन संस्कारों को अच्छा समझते हैं। हम लोग देश के प्रति अंधी अश्रद्धा के कारण उसकी सभी प्रथाओं की अवज्ञा करने लगे थे। इसी अनर्थ के निवारण के लिए वह खड़े हुए हैं। वह कहते हैं हमें पहले श्रद्धा और प्रेम के द्वारा देश को समग्र रूप से अपनाना होगा। उसके बाद स्वाभाविक स्वास्थ्य के नियम के अनुसार अपने आप भीतर से ही सुधार का काम होने लगेगा। सुचारिता ने कहा, अपने आप होना होता तो इतने दिन क्यों नहीं हुआ? विनय, नहीं हुआ उसकी वजह यह है कि हम अब तक अपने देश के नाम पर समूचे देश को, जाति के नाम पर समूची जाति को एक मानकर नहीं देख सके। फिर हमने अपनी जाति पर अगर अश्रद्धा नहीं की तो श्रद्धा भी नहीं की, यानी उसे ठीक से समझा ही नहीं, इसीलिए उसकी शक्ति भी सुप्त रही। जैसे एक रोगी की ओर बिना देखे उसे बिना दवा दारू और बिना पथ्य के एक ओर हटा दिया गया था। अब उसे दवाखाने में लाया जरूर गया है, किंतु डॉक्टर की उस पर इतनी अश्रद्धा है कि सेवा शुश्रूषा साध्य लंबे इलाज की बात सोचने का भी धीरज उसमें नहीं है। उसे यही लगता है कि एक एक करके रोगी के अंग काट कर फेंक दिए जाएं। ऐसी अवस्था में मेरा डॉक्टर दोस्त कहता है, अपने इस परम आत्मीय को इलाज के नाम पर काट कूट कर फेंक दिया जाए, यह मैं नहीं कर सकता। मैं अब इस अंग विच्छेद को बिल्कुल बंद करके पहले अनुकूल पथ्य देकर इसके भीतर की जीवन शक्ति को जगाऊंगा। उसके बाद काटने की यदि ज़रूरत हुई तो रोगी उसे सह सकेगा और शायद बिना काटे भी वह अच्छा हो जाए। गोरा कहता है हमारे देश की वर्तमान स्थिति में गंभीर श्रद्धा ही सबसे बड़ा पथ्य है। इस श्रद्धा के अभाव के कारण हम देश को समग्र भाव से जान नहीं पाते, और जान न पाने के कारण उसके लिए जो भी सुव्यवस्था करते हैं वह कुव्यवस्था साबित होती है। देश से प्रेम न हो तो उसे अच्छी तरह जानने का धैर्य नहीं होता, और उसे जाने बिना उसका भला करना चाहने पर भी भला नहीं होता। थोड़ा थोड़ा बराबर छेड़ते रहकर सुचारिता ने गोरा संबंधी चर्चा को बंद नहीं होने दिया। विनय भी गोरा की ओर से जो कुछ कह सकता था सुलझा सुलझा कर कहता रहा। ऐसी अच्छी दलीलें, ऐसे अच्छे दृष्टांत देकर और इतनी सुलझा कर उसने मानो पहले कभी अपनी बात नहीं रखी। गोरा स्वयं भी कभी अपनी राय इतनी सफाई और स्पष्टता के साथ प्रकट कर सकता है, इसमें भी संदेह है। बुद्धि द्वारा विवेचना की इस अपूर्व उत्तेजना पर मन ही मन उसे आनंद का अनुभव होने लगा, और उस आनंद से उसका चेहरा दीप्त हो उठा। विनय ने कहा, देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अपने आप को जानो, नहीं तो मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे बंधु गोरा में भारतवर्ष का यही आत्मबोधन प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत हुआ है। मैं उन्हें आम आदमी नहीं मान सकता। जब हम सबका मन ओछे आकर्षण, नएपन के लालच में पड़कर बाहर की ओर बिखर गया, तब वही एक अकेला इंसान इस सारे पागलपन के बीच स्थिर खड़ा सिंह गर्जना के साथ वही मंत्र देता रहता है कि अपने आप को जानो। यह चर्चा और काफ़ी देर तक चलती रही। सुचारिता भी बड़ी लगन से सुन रही थी, किंतु साथ के किसी कमरे में सहसा सतीश ने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना शुरू कर दिया। बोले न कटु वचन, बिना किए विचार, जीवन स्वप्न समान है, माया का संसार। बेचारा सतीश घर के अतिथि आगंतुकों के सामने अपनी विद्या दिखाने का कोई मौका ही नहीं पाता। लीला तक अंग्रेजी कविता सुनाकर सभी का मनोरंजन कर सकती है, किंतु सतीश को वरदा सुंदरी कभी बुलाती ही नहीं। पर हर मामले में लीला के साथ सतीश की बड़ी होड़ सी रहती है। किसी भी प्रकार लीला को नीचा दिखाना सतीश के जीवन का पहला सुख है।
विनय के सामने लीला की परीक्षा हो गई। उस समय बुलाए न जाने के कारण सतीश उससे हराने की कोई कोशिश नहीं कर सका। कोशिश करता भी तो वरदा सुंदरी उसे उसी समय टोक देती। इसी से आज वह पास के कमरे में मानो अपने ऊंचे स्वर से काव्य पाठ करने लगा था। सुनकर सुचारिता अपनी हंसी न रोक सकी। उसी समय अपनी चोटी झुलाती हुई लीला कमरे में आकर सुचारिता के गले से लिपटकर उसके मान में कुछ कहने लगी। सतीश भी पीछे पीछे दौड़े हुए आकर कहा, अच्छा लीला बताओ तो मनोयोग का क्या मतलब है? लीला ने कहा, नहीं बताती। सतीश, नहीं बताती, यह कहो कि जानती ही नहीं। सतीश को विनय ने अपनी ओर खींचते हुए पूछा, तुम बताओगे तो मनोयोग के क्या माने हैं? गर्व से सिर उठाकर सतीश ने कहा, मनोयोग माने मनोनिवेश। सुचारिता ने जिज्ञासा की, मनोनिवेश से तुम्हारा क्या आशय है? भला अपनों के सिवाय कौन किसी को ऐसी मुसीबत में डाल सकता है? पर सतीश ने जैसे सवाल सुना ही न हो और उछलता कूदता कमरे के बाहर चला गया। परेश बाबू के घर से जल्दी ही छुट्टी लेकर विनय गोरा के घर जाने का निश्चय करके आया था। गोरा की चर्चा करते करते उसके पास जाने की ललक भी उसके पास प्रबल हो उठी थी। इसीलिए वह 4 बजते जानकर जल्द से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। सुचारिता बोली, आप अभी जाएंगे? माँ तो आपके लिए जलपान तैयार कर रही है, थोड़ी देर और न बैठ सकेंगे? विनय के लिए यह प्रश्न नहीं आदेश था। वह फिर बैठ गया। रंगीन रेशमी परिधान में सज धज कर लावण्य आई और बोली, दीदी नाश्ता तैयार हो गया है, माँ ने छत पर चलने को कहा है। छत पर जाकर विनय को नाश्ते में जुट जाना पड़ा। वरदा सुंदरी प्रथानुसार अपनी सब संतानों का जीवन वृतांत सुनाने लगी। ललिता सुचारिता को खींचकर भीतर ले गई। एक कुर्सी पर बैठकर लावण्य कंधे झुकाए लोहे की सलाइयों से बुनाई करने में लग गई। कभी उसे किसी ने कहा था, बुनाई के समय उसकी अंगुलियों का संचालन बहुत सुंदर लगता है। तभी से लोगों के सामने बिना कारण बुनाई करने की उसकी आदत सी हो गई। परेश बाबू भी आ गए। सांझ हो चली थी। आज रविवार था। उपासना गृह जाने की बात थी। वरदा सुंदरी ने विनय से कहा, आपत्ति न हो तो आप भी हम लोगों के साथ समाज में चलें। ऐसे में आपत्ति करना कैसे संभव था। 2 गाड़ियों में बैठकर जब सब लोग उपासना भवन गए, लौटते समय जब सब गाड़ी में सवार हो रहे थे, तब सुचारिता ने अचानक चौंक कर संकेत से कहा, वह गौर मोहन बाबू जा रहे हैं ना? गोरा ने इन लोगों को देख लिया है, इसमें किसी को शक नहीं था, किंतु वह ऐसे भाव से तेजी से बढ़ गया मानो उसने किसी को देखा ही न हो। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी। धन्यवाद।